प्रिय बच्चों, एक बार पुनः श्री वेणी माधव अग्नोती इंटर कॉलेज कटिया की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः मैथ्स में टॉपिक लेकर हम आए हैं अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य संख्याओं की हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ इनका क्यों यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इनका क्या यूज है, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि अभाज्य और भाज्य संख्याओं को लेकर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जब हम इनकी परिभाषा को, इनकी डिफिनीशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो जो आगे हम सवाल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य और भाज्य संख्या अर्थात प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की बात हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले मुख्य जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको हम लोग ध्यान से देखें। क्या लिखा है? संख्या एक के अतिरिक्त, ध्यान देना, संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्या बहुत सारा, उसके नाम से भी ऐसा क्लियर है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और एक और स्वयं के, क्योंकि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। इन दो संख्याओं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित अगर संख्या नहीं होती है तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसी आधार पर भाज्य संख्या की परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। क्या है? संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर हुई? एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, लेकिन एक और स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई संख्या किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए इसके अलावा, तो भी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इस तरह से आप देखिए 4 स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। 6 स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। तो ये एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित है। 9 3 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है, इसलिए 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, वो ये कि एक के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? एक भाज्य संख्या है कि नहीं? एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, क्या कहेंगे एक के बारे में? तो यहां नोट करके इस बात को ध्यान रखिए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। यानी कि एक के बारे में, अगर एक के बारे में पूछा जाए कि बताइए वो अभाज्य संख्या है कि अभाज्य, तो एक के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा एक और पॉइंट, वो विकल्पी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है?
तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या पूछी जाती है, गलती से हमारे बच्चे कई बार एक लिख देते हैं, जो कि गलत है। एक भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ऐसी स्थिति में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हम देख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या क्या है, तब भी हम 2 लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो सम होती है। बाद में की सभी संख्याएं विषम होगी 2 के अतिरिक्त, इसलिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तब भी आप 2 लिखेंगे। अब हम बात करेंगे किस तरह से अभाज्य और भाज्य संख्याओं को आगे आने वाले सवालों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए आगे हम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का किस तरह से यूज होगा। तो आइए हम देखते हैं गुणनखंड ब्रज, यानी कि यहाँ पर अब संख्याओं का गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि अभाज्य, इसलिए हमने आपको बताया जब भी हम कोई संख्या का गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। अभाज्य संख्याएं ही नहीं ज्ञात होती तो बताइए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते। तो इसी अभाज्य की परिभाषा सबसे पहले हमने आपको बताई। अब हम गुणनखंड ब्रज की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर ट्री भी कहते हैं। स्वाभाविक है, इसका नाम भी गुणनखंड ब्रज, परिभाषा भी ऐसी ही है। गुणनखंडों की ऐसी श्रृंखला जिसे ब्रज के रूप में लिखा जाए, ब्रज के रूप में गुणनखंड ब्रज कहलाती है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एक संख्या हमने ले ली 4095, तो इसकी किस तरह से हम गुणनखंड करेंगे ताकि वो ब्रज के रूप में बने। तो आप देखिए 4095, इसके हम गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरह से। हम देख रहे हैं यहाँ आगे 5 से विभाजित होगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 बचा है 5 ने 45। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 से भाग चला जाएगा बहुत आसानी से, देख रहे हैं। तो 3 अभाज्य संख्या होती है, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 तिया 9। तो इस तरह से 3 से भाग चला गया। अब पुनः हम एक बार देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। आप देखिए 27 273 है, तो 3 ने 27 और 3 एकम 3। ये जो संख्या है ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 और 13, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जो संख्या हम लेकर चले थे 4095, तो उसके इस तरह से गुणनखंड किए, तो ये आप देख रहे हैं एक ब्रज की भांति बन गया। तो इसी श्रृंखला को, गुणनखंडों की जो अभाज्य गुणनखंडों की श्रृंखला है, किसी भी संख्या की हो, इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो उसको गुणनखंड ब्रज यानी कि फैक्टर ट्री कहते हैं। तो आज हम लोगों ने अभाज्य और भाज्य संख्याओं की बात की, आगे टॉपिक पर चलेंगे, लेकिन गुणनखंड ब्रज को मैंने आपको बताया। इसी तरह के एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में लेकर, जैसे ये संख्या है तो इसी तरह की संख्याएं आप स्वयं लीजिए, इस तरह की संख्याएं होमवर्क के रूप में। कोई भी संख्या ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए, अपने हिसाब से इस तरह की संख्याएं लीजिए, बहुत सारी संख्याएं लेकर इस तरह के फैक्टर ट्री बनाइए, होमवर्क कीजिए। होमवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे और मैथमेटिक्स में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।